हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने कल लास्ट सॉलिड स्टेट में जो है वो पैकिंग कंप्लीट कर लिया था। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन सब की बात हो गई थी। वॉइड्स अपन ने पहले पढ़ ली थी, है ना। मैंने कहा था वॉइड का यूज है दो, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई करने में और सेकंड नंबर स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड ही पढ़ने वाले हैं। आइए स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। चलिए सुनना बात को आराम से। दो टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ने, तीन टाइप के बेसिकली। फर्स्ट टाइप अपन पढ़ते हैं एबी टाइप स्ट्रक्चर। अच्छा, एबी टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या? अब आपने लिखा एबी टाइप स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ कैटाइन रेस टू नंबर ऑफ एनाइन जो होना चाहिए वो क्या बने? 1:1। नंबर ऑफ कैटाइन टू नंबर ऑफ एनाइन का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 1:1। तो इसे बोलेंगे अपन एबी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। कैटाइन और एनाइन जो है वो इक्वल नंबर में हो तो उसे अपन बोलेंगे एबी टाइप का स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर रट्टा नहीं मारे, मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं वो समझना। सबसे पहला स्ट्रक्चर आ रहा है, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं NaCl स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जिसे अपन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको एग्जाम में कभी ये लिखा हुआ है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, इसका मतलब NaCl स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर रहा है। जब भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब NaCl से रिलेटेड बात कर रहा है वो। ठीक है, या इससे सिमिलरिटी बात कर रहा है। सुनना बात को। फर्स्ट नंबर पॉइंट, अगर मेरे को ये गिवन हो, अब एग्जाम में तो ये गिवन होती नहीं चीज, रेडियस ऑफ सोडियम एंड रेडियस ऑफ Cl-, अगर ये गिवन हो तो मैं बहुत आसानी से एक काम कर सकता हूं, रेडियस ऑफ Na+ टू रेडियस ऑफ Cl- की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, इट इज द कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। ये क्या होता है? रेडियस रेशियो। तो इसका मतलब मैं रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.532 आती है। ये लो। अब आप बताओ, ये रेडियस रेशियो है, वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो इज ग्रेटर देन 0.414 बट लेस देन 0.732। सही, 0.414 से तो वैल्यू ज्यादा है बट 0.732 से वैल्यू कम है। मींस नेचर ऑफ वॉइड जो होगा इसके अंदर, ये देखो अब अपना आप ही मालूम चलने लगा ना अपन को। तो अपन ने तो कहा एक ये वैल्यू याद रखो आप, तो बस अगर ये वैल्यू याद रखोगे तो देखो कौन कौन से काम आसान होने वाले हैं। अपने आप नेचर ऑफ वॉइड मालूम चला, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल होगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कैटाइन जनरली स्मॉल होता है, तो कैटाइन वॉइड को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पॉइंट, Na+ कौन सी पोजीशन पे आएगा? कैटाइन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होती है? बॉडी सेंटर पे प्लस एज सेंटर पे। विदाउट डायग्राम बनाए हुए सारे पॉइंट अपना आप याद हो जाएंगे। ये पॉइंट रट्टा थोड़ी नहीं मारा अपन ने, यहीं से तो लेके आए। अच्छा, तो Cl- CCP बनाएगा। CCP बनाएगा इसका मतलब कहां पे होगा बोलो? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। बोलिए भैया, सही बात बोलो। थर्ड नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ Na+ आयन। टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो 4 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ Cl- आयन ये भी 4 होगा। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देन फॉर्मूला, तो मैंने कहा फॉर्मूला सिंपल सी बात, Na4Cl4। Na4Cl4 मींस NaCl हो जाएगा विथ Z इज इक्वल टू 4। जब आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला अब यूज करोगे तो उस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। वो कितनी होगी? 4। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बोलो, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अपन एक क्रिस्टल लैटिस में बात करते थे। यहां पे NaCl का है, कैटाइन और एनाइन, तो अलग अलग आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ जो आएगा कैटाइन के लिए होता है नियरेस्ट नेबरिंग एनाइन होता है, तो
नियरेस्ट नेबरिंग Cl माइनस का नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस की जब बारी आएगी तो वो हो जाएगा नियरेस्ट नेबरिंग Na+i। बोलो, ये हो जाना चाहिए। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, अच्छा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है ना Na+, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स है, 6 होगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, अच्छा Cl- देखना आराम से सुने सब तसल्ली से। Cl- जो है वो कॉर्नर का पॉइंट है या कोई भी फेस सेंटर ले लो, ठीक है। एज सेंटर उससे कितनी डिस्टेंस पे, a/2 पे। तो a/2 डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल होते हैं पहले लिखवा रखा है, याद करो। a/2 पे पार्टिकल होते हैं 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl 6⁻⁶। पहले कैटाइन का लिखा जाएगा उसके बाद एनाइन का लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ध्यान रखना। आगे पहले कैटाइन का लिखा जाएगा उसके बाद एनाइन का लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6⁻⁶ हो जाएगा, कैटाइन देन एनाइन। कोई डाउट नहीं, चल 5th नंबर पॉइंट, रेडियस ऑफ द Na+ टू रेडियस ऑफ द Cl-। बहुत सिंपल सा बात है। Na+ कहां पे पड़ा है बताओ, Na+ पड़ा है बॉडी सेंटर पे, Cl- कहां पड़ा है फेस सेंटर पे, डिस्टेंस कितनी हुई a/2। तो रेडियस ऑफ Na+ टू रेडियस ऑफ द Cl- इज इक्वल टू a/2। ये लो स्ट्रक्चर हो गया, ये रिलेशन हो गया। कोई भी पॉइंट आपने रट्टा मारा है क्या, नहीं मारा, ओनली फॉर इस पॉइंट को आपने रट्टा मारा है, इसको याद रखा आपने, हो गया काम, बोलो। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, बी टाइप सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देखो क्या है, आराम से समझना। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बात बोली ना, वही आपको गिवन होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सीजियम प्लस एंड रेडियस ऑफ द Cl-। अगर ये गिवन हो जाए, अगर ये गिवन हो तो मैंने इसका रेशियो कैलकुलेट कर लिया। इसका रेशियो आता है 0.92, है ना। 0.93 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग ये है, ठीक है। अगर ये है तो रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आई वो 0.732 से तो ज्यादा आई, लेकिन 1 से कम आई। इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड जो होगा, नेचर ऑफ वॉइड जो होगा वो क्यूबिकल वॉइड बन गई, बन गई नेचर ऑफ वॉइड क्यूबिकल वॉइड बन गई, ठीक है बात। अब सुनना बात को, नेचर ऑफ वॉइड अगर क्यूबिकल बनी है तो सुने बात को। सेकंड नंबर पॉइंट अपन बात करें कि सीजियम प्लस कहां पे होगा, वो बात कर लेते हैं। सीजियम प्लस कहां पे होगा, तो मैं बोल रहा हूं सीजियम प्लस जो होगा वो बॉडी सेंटर पे होना चाहिए, क्यूबिकल वॉइड वहीं पे बनती है। और Cl- कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे। याद करो, क्यूबिकल वॉइड का डायग्राम याद करने की ट्राई करो, अगर वो याद नहीं आएगा तो फिर ये रट्टा मारना पड़ेंगे। क्यूबिकल वॉइड कैसे बनी थी, सारे 8 के 8 पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे आए थे, 8 के 8 पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे आए थे, ठीक है। 8 पॉइंट कॉर्नर पे आए थे और बॉडी सेंटर पे बनी थी क्या, क्यूबिकल वॉइड। तो ये तो आगे कॉर्नर पे Cl-, बॉडी सेंटर पे ये बन गई। अच्छा नंबर की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर, नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीजियम प्लस 1, नंबर ऑफ Cl- 1। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, सीजियम क्लोराइड Z कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस, सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा क्यूबिकल वॉइड में तो 8 होगा, 8 ही तो होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, अच्छा Cl- के लिए क्या होगा, नियरेस्ट सीजियम प्लस, Cl- कॉर्नर पे और सीजियम प्लस है कहां पे, बॉडी सेंटर पे। डिस्टेंस कितनी हो गई, √3a/2। √3a/2 पे पार्टिकल कितने होते हैं याद करो, 8। तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड 8⁻8। किसी के दिमाग में आ रहा है कि कैटाइन और एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आता, नहीं आता, आगे फेल होने वाला है, ठीक है। 5th नंबर पॉइंट, रिलेशन लेके आ रहा हूं, रेडियस ऑफ द सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ द Cl-
कॉर्नर बॉडी सेंटर कितनी डिस्टेंस हो गई, √3a/2। ये लो कितने स्ट्रक्चर हो गए, 2 हो गए। आगे बात करते हैं और बात करते हैं आगे। ए बी टाइप के स्ट्रक्चर चल रहे हैं, फर्स्ट टाइप के। चलिए थर्ड नंबर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे। एक तो जेडएनएस स्ट्रक्चर। जेडएनएस के स्ट्रक्चर 2 होते हैं, एक तो होता है जिंक ब्लेंड, या इसे स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, जिंक ब्लेंड बोलो, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है। सुनना बात को, पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ द Zn+2 एंड रेडियस ऑफ द S-2 अगर अपन को गिवन हो जाए तो देखो अपन क्या करेंगे, Zn+2 से रेडियस रेशियो S-2 का कैलकुलेट कर लेंगे। 0.32 आता है, कितना आता है, 0.32। अगर ये आया, इसका मतलब रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है वो 0.225 से तो ज्यादा है लेकिन 0.414 से कम है। इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड जो होगा, बोलो नेचर ऑफ वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। नेचर ऑफ वॉइड कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या, नेचर ऑफ वॉइड जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब आराम से बात सुनना, लोकेशन क्या होगी, Zn+2 कहां पे होगा और S-2 कहां पे होगा। ये तो मैं बोल रहा हूं सीसीपी में होगा। सीसीपी का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कितने एटम हो जाएंगे, 4। अब वो 1:1 का रखना है। इसका मतलब अगर सल्फर 4 आए तो Zn भी 4 आने चाहिए। अगर सारी टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख दी तो 8 आ जाएंगे। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे। बात आ रही समझ में। थर्ड नंबर पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ Zn+2 अल्टरनेट पे है तो इसका मतलब 8 की जगह 1/2 पे ही होगा, 4। और Z ऑफ S-2 ये 4 है, ये सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है तो ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब देखिए सिंपल सा कि फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो ये बनेगा। फिर तो फॉर्मूला जो है वो ये बनेगा, Zn4S4 तो Zns बन जाएगा विथ Z इज इक्वल टू 4। जब डेंसिटी का क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही करोगे, Z इज इक्वल टू 4 पुट करते हुए। बोलो फोर्थ नंबर, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो वैसे ही 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2। अब एक बात सुनना, कॉर्नर वाला पार्टिकल जो है वो यहां पे टच कर रहा है, आराम से समझना। कॉर्नर वाला पार्टिकल बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड को टच कर रहा है। एक कॉर्नर 8 बॉडी डायगोनल में जाता है, 8 रूम के 8 बॉडी डायगोनल में जाएगा तो आना तो 8 चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, तो कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल जाता है तो 8 में से 4 पे ही तो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 पे ही तो Zn+2 प्रेजेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो कॉर्नर वाला एटम कितने Zn+2 को टच करेगा, 4 को। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zns जो होगा वो होगा 4⁴ का एग्जांपल। अच्छा, रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ S-2 ये होगा कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस, इसका मतलब √3a/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, Zns का एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे वुडजाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बी पार्ट वुडजाइट स्ट्रक्चर।
वुडजाइड स्ट्रक्चर और इसमें जेडन स्ट्रक्चर में बस एक बेसिकली एक ही डिफरेंस है। वुडजाइड स्ट्रक्चर और जेडएनएस के स्ट्रक्चर में बेसिकली एक ही डिफरेंस है। ये तो था सीसीपी में, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एचसीपी स्ट्रक्चर होगा। बस अगर एचसीपी स्ट्रक्चर होगा तो Zn+2 वापस वही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, और S-2 जो होगा वो क्या बनाएगा? एचसीपी। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला जो बनेगा ना वो बनेगा ZnS विथ Z इज इक्वल टू 6। बस ये बेसिक डिफरेंस आएगा, Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चले आगे, बोलो, चले आगे भैया। ये बेसिक डिफरेंस है। ये कितने स्ट्रक्चर हो गए? 3। AB टाइप के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए अपने, AB टाइप के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। चलिए अब अपन बात करते हैं AB2 टाइप, सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, या तो A2B टाइप या फिर AB2 टाइप। कैटाइन टू एनाइन का जो रेशियो होना चाहिए, कैटाइन टू एनाइन का जो रेशियो होना चाहिए, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ कैटाइन टू नंबर ऑफ एनाइन जो होना चाहिए, मैं कैटाइन टू एनाइन लिख देता हूं, सही रहेगा। नंबर ऑफ कैटाइन टू नंबर ऑफ एनाइन का जो रेशियो होना चाहिए वो या तो 1:2 होगा या फिर 2:1 होगा। इन दोनों में से एक आएगा, या तो 1:2 या 2:1। ठीक है ना? अब समझो, इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर है। कौन सा? इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर है, अपन दोनों की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर बात करते हैं अपन, इसके अंदर CaF2 स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। इसको अपन फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। CaF2 स्ट्रक्चर को फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, आराम से समझना। अब यहां पे रेडियस रेशियो याद रखने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो क्यों नहीं पड़ेगी वो देखो, क्यों नहीं पड़ेगी वो देखो। मेरे को एक बात बताओ कि एक तो Ca+2 और एक F- है, तो अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ रेडियस Ca+2 का और F- का, तो Ca+2 बड़ा होता है। अगर Ca+2 बड़ा हो गया तो इसका मतलब F- छोटा हो गया। अगर F- छोटा हो गया तो इसका मतलब F- जो है वो वॉइड में जाएगा, पहली बात। अच्छा, F के नंबर रखने कैल्शियम के कंपैरेटिव में डबल रखनी, इसका मतलब कौन सी वॉइड में जाना चाहिए? टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब बॉडी सेंटर पे होगी। ठीक है, और कैल्शियम+2 क्या बनाए? CCP स्ट्रक्चर, मींस कॉर्नर प्लस फेस सेंटर बनाए। समझ रहे हो बात? इसी के बेसिस पे अगर अपन बात करें, थर्ड नंबर पॉइंट की, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ कैल्शियम+2 आयन कितना होगा? 4। नंबर ऑफ F- आयन टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होती है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए बोलो? फॉर्मूला होना चाहिए Ca4F8 मींस CaF2 विथ Z इज इक्वल टू 4, विथ Z इज इक्वल टू 4। बोलिए, यही होगा ना फॉर्मूला? Ca4F8 CaF2 Z इज इक्वल टू 4। फोर्थ नंबर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, आराम से समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- की बात कर लेता हूं। F- कहां पे? टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2, अब बात समझे। Ca+2 कॉर्नर पे, कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल जाते हैं, 8 बॉडी डायगोनल पे आठों के आठों पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो अब बताओ कैल्शियम+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। अब कितना होगा? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। इससे पहले वाले में बताया था ना, जब Zn+2 की और S-2 की बात हुई थी, तो S-2 जो था उससे भी पास तो 8 बॉडी डायगोनल हो रहे थे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो रही थी, लेकिन 4 पे ही कौन था? Zn+2। यहां तो आठों के आठों पे कौन है? F- है। यहां पे तो 8 के ऊपर क्या है?
F माइनस है। समझ में आ रही है बात? बोलो, ये बात हो गई। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaF2 की मैं बात करूं तो क्या आएगा बोलो? पहले केटाइन का लिखा जाएगा 8⁴। इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। चलो आगे, चलो फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं, क्या? रेडियस ऑफ Ca+2 प्लस रेडियस ऑफ F माइनस, वही √3a/4 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये देख लो, ये सिंपल सा हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर Na2O की। स्पाइनल स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में नहीं है, मॉड्यूल में दे रखा, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लोराइड का उल्टा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसका नाम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर? दो यहां पे अगर अपन बात करें ना ऑर्डर ऑफ रेडियस की, तो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा अच्छे से। Na+ कैटाइन है, O-2 है, तो O-2 बड़ा हुआ, O-2 बड़ा हुआ, इसका मतलब Na+ कहां पे जाएगा? वॉइड में। नंबर डबल रखना है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में। O-2 क्या बनाना चाहिए? CCP बनाना चाहिए, मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। बोलिए, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट वही, क्या नंबर कितना होगा? तो नंबर ऑफ Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 8, नंबर ऑफ O-2 इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला क्या होगा बोलो? फॉर्मूला हो जाएगा Na8O4 मीन्स Na2O विथ Z इज इक्वल टू 4। फोर्थ नंबर पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कहां पे? टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर 4⁸ क्या हो जाएगा? 4⁸। बोलो, सही है बात? ये बेसिकली आने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। रिलेशन वही टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे तो रेडियस ऑफ Na+2 रेडियस ऑफ O-2 इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी 5 स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले आपको आयोनिक सॉलिड्स के एग्जांपल बताए थे 5, ये देख लो पांचों आगे। चले आगे, बोलो, चले आगे। अब एक स्ट्रक्चर करते हैं डायमंड का, एक स्ट्रक्चर करते हैं डायमंड का, एक लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं डायमंड की, एक लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं डायमंड की। ठीक है, नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन डायमंड से रिलेटेड, तो अपन इससे रिलेटेड स्पाइनल रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर ना तो पूछा हुआ है ना कोई बात है, तो आप उसको लेके हेडेक नहीं पाले, ठीक है ना। चलो, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है समझना बात को। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ ZnS मीन्स जिंक ब्लेंड। किसके सिमिलर है? जिंक ब्लेंड के सिमिलर है डायमंड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड। इसका मतलब डायमंड, इसका मतलब क्या होगा सुने, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। सेकेंड नंबर, इन डायमंड Zn+2 and S-2 replaced by कार्बन एटम। इसका मतलब यह है कि ZnS के स्ट्रक्चर में जो Zn+2 और S-2 होता है, उनको आप कार्बन एटम के थ्रू क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, तो वो क्या इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सुनना बात को आराम से। थर्ड नंबर पॉइंट, इसका मतलब कार्बन एटम की लोकेशन कहां पे होगी? कार्बन एटम प्रेजेंट एट। अच्छा, Zn+2 कहां पे होता था? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे, प्लस S-2 कहां पे होता था? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। ये लो, तो जब डायमंड का स्ट्रक्चर बनेगा, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा, कॉर्नर पे होगा, फेस सेंटर पे कार्बन होना चाहिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बन एटम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड 4, कॉर्नर
एक फेस सेंटर 3, टोटल हो गए 8। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि बताओ जेड इफेक्टिव कितना होगा, बताओ जेड इफेक्टिव कितना होगा। डायमंड की एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 8। ठीक है। 5th नंबर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। जब कार्बन ही कार्बन है तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, जैसे Zn+2 का 4 होता है, S-2 का 4 होता है, तो हर कार्बन एटम का, ईच कार्बन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 6 नंबर पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी है मेरे को। किसकी बात करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी की। चलो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, किसके लिए, डायमंड के लिए। डायमंड के लिए जब पैकिंग एफिशिएंसी की आप बात करोगे, नीटा परसेंटेज, कितने एटम है, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू क्या 100, यही है। एक बात सुने, एक बात सुनना आराम से। डायमंड के लिए इस अपन ने लिखा ना, आर ऑफ दी Zn+2 प्लस आर ऑफ दी S-2 इज इक्वल टू √3a/4। तो ये रेडियस ऑफ कार्बन एटम हो गया, प्लस ये भी रेडियस ऑफ कार्बन एटम हो गया, ये √3a/4 हो जाएगा। बोलो, ये हो गया 2r इज इक्वल टू √3a/4। तो a बराबर क्या होगा, 8r/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, यहां पे a की वैल्यू पुट कर दे, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ए क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 आर क्यूब, और ये हो जाएगा 3√3 इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 1 8 से 1 8 गया, 3 से 3 गया, तो ये 4 से 2 हो जाएगा। तो √3 इंटू पाई अपॉन 16 इंटू 100, आप इसे सॉल्व कर ले, 34% आएगा। डायमंड में जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, डायमंड में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, 34% की आएगी। हुई है स्ट्रक्चर की बात। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होना चाहिए इसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ये बेसिकली 6 स्ट्रक्चर की अपनी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डिफेक्ट। दो इतना पढ़ना है और डिफेक्ट एक लेक्चर में होगा तो भी वहां से क्वेश्चन आने की सेम प्रोबेबिलिटी है जो अभी वाले इतना पढ़ा है उससे। अब देखिए स्ट्रक्चर हो गए सारे अपने। अब अपन बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए, इसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, समझना बात को आराम से। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कितने हैं, उसी को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी एटम के सराउंडेड एटम ज्यादा होंगे या उसके पास में एटम ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर एटम के नियर जो है, सराउंडेड जो है, वो अगर एटम कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होना चाहिए। बोलो यही बात है। तो सुने बात को, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए वो अपन देखते हैं। अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन एटम्स होगी वो इंक्रीज होगी। अगर ऐसा हुआ तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स जो होंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों, एटम दूर दूर चले गए ना, कुछ एटम अगर दूर चले जाएंगे तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम क्या हो जाएगा, कम। और नियरेस्ट नेबरिंग एटम अगर कम हो गया तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि टेम्परेचर बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया। ये लो,
टेम्परेचर बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है बा। सेकेंड नंबर सुनिए, प्रेशर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स कम होगी। अगर डिस्टेंस बिटवीन एटम कम होगी तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होंगे, नेबरिंग एटम जो होंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट ये बोलूं कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। सही बात बोलिए, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब सुनना बात को। अपन को जैसे कभी ऐसा दे दे कि ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर, मैं NaCl नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं NaCl टाइप स्ट्रक्चर, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6⁶ का है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाना चाहिए फिर तो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो 6 से कम क्या, 4:4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnS टाइप स्ट्रक्चर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnS टाइप स्ट्रक्चर में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4:4। अगर मैंने NaCl टाइप स्ट्रक्चर लिया और प्रेशर बढ़ा दिया, और क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, NaCl टाइप स्ट्रक्चर लिया और प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6:6 से बढ़ना चाहिए, इसका मतलब 8:8 होना चाहिए। फिर तो 8:8 का एग्जांपल कौन सा है, सीजियम क्लोराइड, तो ये सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि NaCl सीजियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो बात। तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रहे कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चले आगे। ये जनरली अपना एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं डिफेक्ट की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफेक्ट की बात करेंगे। अब हेडिंग लगाइएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट बोलते किसको पहले समझना। एक्चुअल में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर हो जाए, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर हो जाए तो उसे अपन ऐसा नहीं बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया वो, नहीं। एक पर्टिकुलर रेंज में ही तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ है, तो उस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब सॉलिड के अंदर क्या आ गई, डिफेक्ट आ गई। तो अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखना। इसकी डेफिनेशन होगी irregularities in arrangement of particle in crystalline solid is known as defect। जो इरेगुलरिटीज होती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में जो इरेगुलरिटीज होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर पार्टिकल्स का अगर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं हुआ, कुछ इरेगुलरिटीज आ गई,
तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो डिफेक्ट के रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन ऑफ डिफेक्ट। भाई डिफेक्ट क्यों आई, दो सुनना बात को, एक तो बनाने के मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या, स्लो कूलिंग कर रहे हो या फास्ट कूलिंग कर रहे हो। अपन ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन तब होता है जब स्लोली कूलिंग हो लिक्विड की। अगर आप सपोज करो स्लोली कूलिंग का रेट ऐसे है कि 1 मिनट में जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होना चाहिए। अगर आपने क्या किया, किसी 1 मिनट के ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर फॉल 1 मिनट में 2 डिग्री सेल्सियस करवा दिया, तो जब वो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हुआ ना, तो उस 1 मिनट के ड्यूरेशन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया, वहां पे इरेगुलरिटीज हो गई, तो वहां पे डिफेक्ट आएगी। आ रही बात समझ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड किस मेथड के थ्रू बना रहे हो, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली बात। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट इंप्योरिटी। कोई सॉलिड बना हुआ था, उसमें आपने कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो इंप्योरिटी ऐड करोगे तो भी डिफेक्ट आएगा। थर्ड नंबर पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। एक्चुअल में होता क्या है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो, जिसे अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है उस समय पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। उस कंडीशन में उसकी एंट्रोपी जो होती है, मींस रैंडमनेस तो है ही नहीं, रैंडमनेस नहीं है तो उसकी एंट्रोपी क्या कंसीडर होगी, 0 कंसीडर होगी। क्या कंसीडर होगी, 0। आ रही बात समझ में, उसकी एंट्रोपी क्या कंसीडर होगी, 0 कंसीडर होगी। फर्स्ट ऑफ थिंग, पहले बात तो ये सुने, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल का वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो पार्टिकल हो सकता है मोशन में चला जाए। अगर पार्टिकल मोशन में चला गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल अपनी स्पेस को छोड़ना स्टार्ट करेगा। पार्टिकल जैसे ही अपनी स्पेस को लीव करना स्टार्ट करेगा, एस्केप करने की टेंडेंसी करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, एक वैकेंसी बन जाएगी। तो इस टाइप से क्या होगा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा उसमें क्या आने स्टार्ट हो जाएगी, इरेगुलरिटीज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इरेगुलरिटीज बढ़नी स्टार्ट होती है, डिफेक्ट बढ़ना स्टार्ट होता है। तो एक सिंपल सा रिलेशन ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट बढ़ेगा, चाहे कैसी भी डिफेक्ट हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम है तो डिफेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो उस समय डिफेक्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पर डिफेक्ट होती नहीं है। इसे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट बढ़ेगी, इरेगुलरिटीज बढ़ेगी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के ऊपर। अब अपन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, है ना। सुनना बात को ढंग से। एक्चुअल में कैसी भी अगर डिफेक्ट हो, एक तो कैसी भी डिफेक्ट हो तो 2 पॉइंट ध्यान रखने, पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर कैसी भी डिफेक्ट हो, जब डिफेक्ट आएगी तो एक तो बात ध्यान रखना, एंट्रोपी बढ़ेगी। अपन इफेक्ट पढ़ेंगे, एक तो अपन इफेक्ट की स्टडी करेंगे कि कोई भी डिफेक्ट आई तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट हमेशा लिखा जाएगा कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। इन एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल शुड बी मेंटेन। किसी भी कैसी भी डिफेक्ट हो, एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है सॉलिड की, क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मींस अगर उसके पास स्टार्टिंग में चार्ज 0 है तो फाइनल चार्ज भी क्या बना के रखना है, 0 ही बना के रखना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करोगे, मेंटेन करते हुए चलना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हुए चलना है, मेंटेन करते हुए चलना है। आ रही बात समझ में, ये 2 पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की। पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट।
दो टाइप की डिफेक्ट होती है बेसिकली, स्टोक्योमेट्री एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करनी है कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो क्या होती है स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, in this type of defect इंपेरिकल फॉर्मूला EF लिख देता हूं, या इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड या इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम। ऐसी डिफेक्ट जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहे, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हो। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला अगर चेंज नहीं हो तो इस टाइप की डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उस टाइप की डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखा NaCl का जो फॉर्मूला है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है जिसे अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो Na4Cl4 था, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया था अपने पास NaCl विथ Z इज इक्वल टू 4, यही हुआ था। सुनना बात को, इफ 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस इज रिमूव्ड, तो इसका मतलब डिफेक्ट तो आएगी आएगी ना, पैटर्न चेंज तो हो गई होगा ना कहीं पे, रिमूव्ड। देन इंपेरिकल फॉर्मूला, एक Na प्लस गायब हो गया, एक Cl माइनस गायब हुआ, तो इंपेरिकल फॉर्मूला अभी भी यही है, बस Z चेंज हो गया। Z क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस टाइप की डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। इस टाइप की डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होगी, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप की होती है, एक तो होती है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होती है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बात करते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर बात करें, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल विल बी चेंज हो गई होगा। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल विल बी चेंज्ड, इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे अगर पहले मान लो इंपेरिकल फॉर्मूला जो था वो FeO था, ठीक है, या Fe2O3 था। अब जब डिफेक्ट आया तो ड्यू टू डिफेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, Fe0.94O हो जाएगा, या पहले फॉर्मूला FeO था और अब फॉर्मूला हो जाएगा Fe0.94O हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये डिफेक्ट आई ना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया, देखो। ठीक है, अब अपन बात करें कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप कौन से होंगे। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप कौन कौन से होंगे, तो देखो, या तो होगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। मेटल को एक्सेस में करने के दो तरीके हैं, या तो एनाइन डेफिशिएंसी होगी, एनाइन की वैकेंसी या एनाइन डेफिशिएंसी होगी,
या फिर कैटाइन जो है, या जो कैटाइन जो है वो खुद क्या हो जाए, डेफिशिएंसी में हो जाए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो मेटल को एक्सेस में रखना ना, मतलब मेटल बोलो या कैटाइन बोलो, कैटाइन ज्यादा रहे तो कैटाइन ज्यादा रहने के दो ही तरीके हैं, कैटाइन ज्यादा रहने के दो ही तरीके हैं। एक मिनट रुक जाओ, या तो एनाइन की डेफिशिएंसी होगी या फिर कैटाइन खुद एक्सेस में होगा, कैटाइन खुद एक्सेस में होगा। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैटाइन एक्सेस डिफेक्ट है, कैटाइन को हमेशा ज्यादा रखना है। तो एक तरीका है, आपके पास NaCl फॉर्मूला था, एक Na था एक Cl है, अब आप चाहते हो कि कैटाइन एक्सेस में रहे, या तो Cl को कम कर दो या फिर खुद Na बढ़ा दो। तो दो ही तो तरीके हुए, या तो एनाइन डेफिशिएंसी या कैटाइन एक्सेस। ठीक है, अब सुनना बात को, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। मैंने एक ये एग्जांपल लिया, ये वाला Fe0.94O, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिया, समझना इसके बारे में आराम से। इसमें ये पूछता है कि Fe, इसके अंदर जो है वो Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। पहली बात तो मालूम कैसे चला, मैंने कहा ये काम करो, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ये तो अपने रेडॉक्स में पढ़ रखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 200/94, इसका मतलब 100/47, 2 से ज्यादा आ रहा है। तो 2 से ज्यादा आ रहा है तो Fe+2 में अगर Fe+3 वाला मिला होगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 3 की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, 2 और 3 के बीच में आएगा ना। तो ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। ठीक है, तो Fe+3 मिलाया तो है मैंने इसके अंदर। अब मेरे से पूछा कि Fe+3 का परसेंटेज क्या होगा या Fe+2 का परसेंटेज क्या होगा। मैंने कहा इसके X एटम है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Fe94O100। अगर ऐसा लिखा तो इसके X एटम माने तो इसके 94 - X मान लो। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करें। चार्ज बैलेंस क्या, X × +2 प्लस 94 - X × +3, और नेगेटिव चार्ज कितना है 2 × 100, ये आएगा, बोलो यही तो आएगा 2 × 100, बोलो। ठीक है, ये बेसिकली आपको ये काम करके देना है इनको। तो ये हो गया 2x, ये कितना हो जाएगा 282 - 3x = 200, ये लो। तो यहां से x = 82, इसका मतलब 82 एटम इसके है। अगर परसेंटेज ऑफ Fe+2 पूछता है आपसे तो 82/94 × 100 कर देना, और परसेंटेज ऑफ Fe+3 पूछ ले तो मैं 12/94 × 100 कर देना। बात समझ में आई, बोलिए, बात समझ में आई आपके? ये होगा बेसिकली, ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। अब अपन आते हैं बेसिकली स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट पे डिफेक्ट वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर देते हैं अपन। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको खुद को पढ़ने, आपने बेसिकली फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चलो एक लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे पूरा उसको, चलो एक लेक्चर में उसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे। मैं ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करूंगा, बट नॉर्मल बात कर लूंगा, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ रखे हो तो आप मेरे से ज्यादा आपको मालूम होगा उसका। सबसे पहले अपन देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, सबसे पहले अपन देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होती है, कैसे होती है, देखो मैं पहले एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाता हूं, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह सारे लिखेंगे। ये पहला पॉइंट अपन क्या करते हैं, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है।
ये इस टाइप से परफेक्ट क्रिस्टल है, ये आइडियल क्रिस्टल है या परफेक्ट क्रिस्टल बोल दो आप, एक ही बात है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस टाइप से, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट जब भी होगी तो शॉर्ट की डिफेक्ट जब भी होगी तो देखना क्या होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट जब भी होगी तो उस कंडीशन में क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा आपको, अपन को डायग्राम से ही ध्यान रखना है बस, ठीक। तो डेफिनेशन वगैरह तो मैं थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूं, बाकी आपको डायग्राम से सारे पॉइंट मालूम चल जाएंगे। ये हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सिंपल सा, ये इस टाइप से, ये आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट हो गई इसके अंदर। इसका मतलब क्या किया गया, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन, एक कैटाइन और एक एनाइन, इनको मैंने क्या कर दिया, मिसिंग करवा दिया। कहां से, क्रिस्टल से। इसका मतलब क्रिस्टल से बाहर ही चले गए, ये कहां चले गए, क्रिस्टल से बाहर। इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि सर ये हमेशा इक्वल नंबर ही होने चाहिए क्या, मैंने कहा नहीं, अपन को तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के चलना है। ये तो अभी मैंने जैसे ए बी का बनाया तो ए के ऊपर +1 रखा, बी के ऊपर -1 रखा। अगर जैसे सपोज करो ए बी 2 का बनाता तो ए के ऊपर +2 होता, बी के ऊपर -1 होता। अगर एक ए को बाहर निकालू तो +2 चार्ज बाहर गया तो 2 बी बाहर निकलते उस कंडीशन में। समझ में आ रही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना जरूरी है। तो जनरल बोल रहा हूं ए बी के रेस्पेक्ट में, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, equal number of cation and anion are missing from crystal lattice। और क्रिस्टल लैटिस कौन सा होना चाहिए, ए बी टाइप का। अगर ए बी 2 टाइप का हुआ तो अलग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is generally found in those crystal in which coordination number is high, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, एंड डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इज नेग्लिजिबल। कैटाइन और एनाइन की साइज में डिफरेंस भी नेग्लिजिबल हो और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इसके जो एग्जाम्पल है, इस टाइप के डिफेक्ट के जो एग्जाम्पल है वो है NaCl हो गया, ठीक है, सीजियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, इस टाइप के कंपाउंड होंगे, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट क्या होने वाला है, इफेक्ट एंट्रोपी बढ़ेगी, सही बात है, ये लो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी, अब ये जगह खाली हो गई, पहले सॉलिड में ये जगह खाली नहीं थी तो उस समय आयन जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता था, अब आयन मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करता तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एक्ट्स एज, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि अगर खाली जगह बन जाती है, वैकेंट स्पेस बन जाता, होल बन जाता तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, तो एक्ट्स एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होगी, मैंने कहा मास कम हो गया, मास कम हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल सा आइडिया हो गया किसके बारे में, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। चले आगे,
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट में देखो, डायग्राम से समझो पहले, उसके बाद अपन लिखेंगे। सही, ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट वाला क्रिस्टल होगा। इसमें क्या दिखाई देगा आपको? बेसिकली सुनना बात को, ये इंटरस्टिशियल जो साइड है इसको वॉइड बोलते हैं। वॉइड की साइज जनरली छोटी होती है, तो वॉइड में कौन आ सकता है? कैटाइन या एनाइन? कैटाइन। तो ये कैटाइन यहां पे आके ट्रैप हो गया, कैटाइन यहां पे ट्रैप हो गया। तो कैटाइन क्या क्रिस्टल लैटिस से बाहर गया क्या? क्या कैटाइन क्रिस्टल लैटिस से बाहर गया क्या? नहीं, मिसिंग नहीं हुआ, मिसिंग नहीं हुआ। ओनली फॉर क्या हुआ? मिसप्लेस हुआ। जगह इसकी ये थी, यहां पे आ गया, तो वो क्या हो गया? मिसप्लेस हो गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली कैटाइन छोटा होगा, वो हो जाएगा वैसे, और जनरली कैटाइन ही छोटा होता है। जनरली कैटाइन इज मिसप्लेस फ्रॉम their correct lattice side. ठीक है, नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड in those crystal in which coordination number is low and difference of size between cation and anion is large. अगर डिफरेंस बिटवीन कैटाइन और एनाइन में क्या हो? साइज में जो डिफरेंस है, अगर कैटाइन और एनाइन की अगर लार्ज है, अगर लार्ज है, तो उस कंडीशन में कौन सी डिफेक्ट होने के चांसेस है? फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, एग्जांपल की अगर अपन बात करें, AgCl, AgBr, ZnS, डी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड, उनमें ये फाउंड होने के चांसेस है। इफेक्ट क्या होगा? एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सही बात है, ये लो बढ़ा दी। अच्छा, कंडक्टिविटी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जगह एक खाली हो गई, प्लेस एक खाली हो गया। कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, डेंसिटी, क्या मास कम हुआ क्या? नहीं, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। तो ये दो टाइप की डिफेक्ट हो गई, शॉर्ट की एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। आ गया जनरली आइडिया समझ में आ गया? शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं? चले आगे। ये आपको जनरल आइडिया रखना है शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। देखो, लास्ट लेक्चर इसका बहुत छोटा सा बनेगा, 35-40 मिनट का, एक मुश्किल से बनेगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन को पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी की बात करनी है और मैग्नेटिक नेचर की बात करनी है। ठीक है, बन जाएगा वैसे। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। किसकी वजह से? एनाइन की वैकेंसी की वजह से। एनाइन अपनी जगह से क्या हो जाए? खाली हो जाए। मैं बस डायग्राम बनाता हूं, सारे पॉइंट आप अपना आप खुद बोल दोगे। ठीक है, जैसे सुनना, डायग्राम बनाता हूं मैं, पहला पॉइंट,
ये लो, एक एनाइन को अपन मिक्स कर देते हैं, इस बार एनाइन की वैकेंट कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये एनाइन वैकेंट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है क्या? नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कम है इसलिए आपने एक इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया, तो ये एक टाइप से शॉर्ट की इफेक्ट जैसा ही तो है, ये एनाइन बाहर निकल गया, कैटाइन की जगह एनाइन बाहर निकल गया, है ना। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरली उसमें मिलेगी जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट मिलने के चांसेस हो, पहली बात तो ये समझ ले। सेकेंड नंबर बात, ये जो इलेक्ट्रॉन जहां पे ट्रैप हुआ, जिस जगह ट्रैप हुआ उसे बोलते हैं एफ सेंटर, उसे अपन क्या बोलेंगे, एफ सेंटर, ठीक है। एफ सेंटर में एफ का मतलब क्या होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्ब, फार्ब मतलब कलर प्रोड्यूस करने वाला, फार्ब का मतलब कलर प्रोड्यूस करने वाला। तो सेकंड नंबर अगर मैं बोलूं कि इसमें जो कलर जो होगा, क्रिस्टल का जो कलर होगा, एफ सेंटर जो होगा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस का कलर होगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये। अच्छा, थर्ड नंबर पॉइंट, अच्छा ये मिलेगी किसमें, इट इज सिमिलर टू शॉर्ट की डिफेक्ट, ये लो। अच्छा इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट अगर मैं बोलूं तो जनरली फिक्स है कि एंट्रोपी तो बढ़नी क्योंकि इरेगुलरिटीज हुई, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी साहब। इस बार आपको इलेक्ट्रॉन दिखा है तो एक्स एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये लो, ठीक है। अच्छा डेंसिटी, बिल्कुल एक एनाइन अगर बाहर निकला है तो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये लो। अब सुनना बात को, इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे NaCl को is heated in excess of सोडियम, तो कैसा कलर शो करता है, ये येलो कलर शो करेगा, ठीक है। LiCl ले लोगे, इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ लिथियम, तो पिंक कलर शो करेगा, और KCl अगर लोगे इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम, तो उस कंडीशन में वॉयलेट कलर शो करेगा। दो होता कैसे ये, जैसे ये NaCl लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सोडियम हीट किया, जब एक्सेस सोडियम की प्रेजेंस में हीट करते हो तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है Na++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये Cl माइनस क्या करता है, इस Na+ के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाता है, उस कंडीशन में कौन आके ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाएगा, ठीक है बात। ये इस टाइप से इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये हो गई मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। चलो आगे बात करते हैं, दो डिफेक्ट और है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कैटाइन।
metal excess defect due to excess of cation. एक्सेस ऑफ द कैटाइन की वजह से जो डिफेक्ट होगी उसके बारे में बात करते हैं। अब वो कैटाइन को खुद को ही एक्सेस में रखो तो देखो क्या करना पड़ेगा। मैं अब डायरेक्ट चलो परफेक्ट क्रिस्टल बना ही देते, आगे काम आएगा वैसे। ये आइडियल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है। ये लो, ठीक है। अब आपको रखनी है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कैटाइन। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस आ गया यहां पे, एक्स्ट्रा आके ट्रैप हो गया। अब अगर एक्स्ट्रा आके ट्रैप हुआ ना, एक्स्ट्रा आके अगर ट्रैप हुआ ना, तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। तो इस टाइप की डिफेक्ट बनने वाली है, ठीक है। सेकेंड नंबर, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कहीं पे कि कैटाइन आके ट्रैप हुआ है, इसका मतलब ये किस टाइप की डिफेक्ट दिखनी चाहिए, ये किस टाइप की डिफेक्ट दिखेगी आपको, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। बोलो, फ्रैंकल डिफेक्ट जैसी दिखेगी। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर मैं बात करूं इफेक्ट की, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। एंट्रोपी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपको सेमीकंडक्टर कैसा दिखेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्यों, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। थर्ड नंबर डेंसिटी, डेंसिटी इसकी बढ़ने वाली है, एक नया कैटाइन आया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा एग्जांपल देखना, अगर जेडेनो को हीटिंग करता हूं मैं, ये जेडेनो है, इस जेडेनो को जब हीट करते हैं अपन तो ये जेडेन प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है, +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये जेडेन +2 जो है ये कहां पे चले जाते हैं, ये जेडेनो का अगर क्रिस्टल है तो इसमें चले जाएंगे। अब जेडेन +2 जाएगा तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी जाने चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो समझ रहे हो बात। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर आएगा। तो जेडेनो जो होता है वो वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही इसे अपन हीट करते हैं तो ये जो होता है वो कैसे कलर का होने लग जाता है, येलो कलर का होने लग जाएगा। कौन से कलर का होने लग जाएगा, येलो कलर का होने लग जाएगा। ये है अपना बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कैटाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होती है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे बनेगी। इस बार मेटल को खुद को ही कम कर देना है, ये लो,
इस बार मेटल को खुद को ही आप क्या करो, कम कर दो। अब मेटल खुद कम कैसे होगा वो समझना, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहां से एक प्लस हटा दिया, अब यहां से एक प्लस हटाया तो अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहिए क्या, नहीं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है ना आपको, तो +1 की जगह कहीं पे आप +2 लिख दो, ये लो +2 लिख दिया। इसका मतलब +1 वाले ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये डिफेक्ट बन गई आपके। देखो तो मैं ऐसा बोलूं, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन दोस कंपाउंड व्हिच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, जो Fe.94O वाला एग्जांपल था, फाउंड इन दोस कंपाउंड which show variable oxidation state, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट सिंपल सी बात है, एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेंसिटी, डेंसिटी कम होने वाली है, ऑब्वियसली बात है। ये पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट आएंगे, ये अपना जो है वो डिफेक्ट वाला पॉइंट, डिफेक्ट वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, लास्ट बची इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनको अपन जो है वो कल डिस्कस करके और टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।